सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा 8वीं हिंदी व्याकरण पाठ 2 वर्ण विचार के बारे में पढ़ाऊंगी। पाठ 1 हम कक्षा में कर चुके हैं, जो कि हमारा था भाषा, लिपि और व्याकरण। आज हम चर्चा करेंगे वर्ण विचार पर। आइए शुरू करते हैं। पाठ 2 हिंदी व्याकरण, विशुद्ध हिंदी व्याकरण हमारी पुस्तिका का नाम है। वर्ण किसे कहते हैं? मानव ने लिखित भाषा की रचना के लिए मौखिक ध्वनि चिन्हों को लिखित ध्वनि चिन्हों के रूप दे दिया। जो मौखिक ध्वनि थी उनको मानव ने क्या किया? लिखित रूप में लिख दिया। ये लिखित ध्वनि चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। इनको दूसरा नाम क्या है? आप अक्षर भी बोल सकते हो। वर्ण का दूसरा नाम क्या है? अक्षर। वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है जिसके खंड नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके पास अ लिखा है, अगर आप उसको रब करते हो तो आपके पास क्या बचता है? उसको अ लिखो, उस पर कट लगाइए, कट लगाते हो तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या है? वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जैसे अ, ई, उ, ए, क, ख, च, त, म आदि। आगे क्या है? वर्णमाला। पहले क्या था हमारा? वर्ण, जो कि हम क्लियर कर चुके हैं। भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसके हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते, वह वर्ण या अक्षर कहलाती है। आगे है वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। आगे देखिए स्वर व्यंजन, जिनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अंग, अंग है, ठीक है, और ऐ, अयोगवा, ठीक है। अयोगवा मीन्स ना तो ये स्वर है और ना ही ये व्यंजन है। सबसे पहले क्या है हमारा? क वर्ग। व्यंजन में क, ख, ये देखना, क वाली पूरी लाइन को हम वर्ग बोलते हैं, च वाली पूरी लाइन को च्वर्ग बोलते हैं, ट वाली को ट्वर्ग और त वाली को त्वर्ग, प वाली लाइन को हम त्वर्ग बोलते हैं। अब है हमारा अंतस्थ। अंतस्थ ऊष्म, मैं आपको अभी बताती हूँ इनके बारे में। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, अज्ञ, श्र, आगध्वनियाँ। सबसे पहले आप देखिए बेटा वर्ण। वर्ण के बाद हम इनके बारे में जानेंगे, क्योंकि व्यंजन के क्या है? भेद हैं। सबसे पहले क्या है? स्वर। स्वर किसे कहते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? वे स्वतंत्र, स्वतंत्र मतलब जो आज़ाद हैं, जो मुक्त हैं ध्वनियाँ, जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। जिन व्यंजनों में किसी अन्य जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। जैसे अ बोल के देखिए, आपके मुख से कोई और वर्ण निकला है? नहीं, सीधी आवाज़ निकलती है आ, ई, उ। जो आपकी ध्वनि है वो कहीं नहीं टकराती, सीधी आपके मुख से बाहर निकल रही है, उसे स्वर कहते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। संख्या कितनी होती है? 11। और भेद कितने होते हैं? 3। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, ठीक है, एक मात्रा का यानी एक ही वर्ण का स्वर लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज़्यादा लगता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले एक बच्चा कहता है कि मैं 10 मिनट में आ जाऊँगा, फिर दूसरा कहता है मैं 20 में, और तो तीसरा कहता है कि मैं 30 मिनट में आ रहा हूँ। तो तीनों में कितना टाइम लगा? फर्स्ट वाले ने को सबसे कम, अगले वाले को दुगना, और उससे अगले वाले को पहले वाले से 3 गुना। अब है हमारा, देखो, ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। आपसे पूछा जाता है ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? 4। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ में दुगना लगा, ई, उ, ऐसे, तो इसमें क्या लगा है? ज़्यादा समय लगा है, तो ये कौन सा स्वर है?
दीर्घ स्वर। इनकी संख्या कितनी है? 7। पहले की हर्षव की 4, दीर्घ की 7 और इसकी अभी बता रहे हैं आपको। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से दुगना समय लगता है, या आप ऐसे कह सकते हो कि हर्षव से 3 गुना लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। जो प्लुत स्वर है उसका प्रयोग मैक्सिमम क्या है, अधिक से अधिक संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे ओम, ठीक है, अ कम टाइम लगा, आ ज़्यादा, और ओम, ओम में देखो टाइम अधिक लगा है, इसलिए ये क्या है, कौन सा स्वर है, ये प्लुत स्वर है। अब है हमारा व्यंजन। व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में क्या है, स्वरों की सहायता से उच्चरित होने वाले वर्ण। जो वर्ण स्वरों के बिना उच्चरित नहीं हो सकते, व्यंजन क्या होते हैं, ये प्रतंत्र होते हैं। जब तक इनके पीछे स्वर नहीं लगता तब तक इनको ये बोले नहीं जा सकते, इसलिए इनको व्यंजन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, स्वरों की सहायता से उच्चरित होने वाले वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख में भिन्न भिन्न स्थानों को स्पर्श करके या रुकावट के साथ बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में ढ और ढ सहित 35 व्यंजन है। आगे है व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। स्पर्श, स्पर्श का मतलब होता है छूना, अंतस्थ और उष्म व्यंजन। उष्म का मतलब होता है उष्मा, यानी जब उष्म का अर्थ होता है घर्षण के साथ जब आपकी आवाज़ निकलती है। अंतस्तर का अर्थ होता है अंदर ही अंदर वर्ण जब रहते हैं। देखिए, स्पर्श व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के भिन्न भिन्न स्थानों, कंठ, ठीक है, यानी कि गला, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, दंत मतलब दांतों से और ओष्ठ मतलब होठों से टकराती हुई निकलती है, तो वह स्पर्श व्यंजन मतलब कहीं ना कहीं जब आप किसी वर्ण का उच्चारण करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपके मुख से टकराएगा, चाहे वह आपके कंठ से टकराए, तालु से टकराए, मुर्दा से टकराए या दंत से टकराए, तो उसे क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। ये देखिए, क से प वर्ग तक के जो क्या हैं, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब इनमें है अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा, जीवा मतलब आपकी टंग है, आपकी जो जीभ है, पूर्ण रूप से मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती। पूर्ण रूप से मतलब पूरा क्या होता है, अंतस्थ, अंतस्थ का मतलब होता है अंदर ही अंदर। जब आपकी जीभ, जो आपकी जीवा है, वो क्या करती है, पूर्ण रूप से मतलब पूरा किसी को से नहीं टकराती, ना किसी को पूरा टच करती है, परंतु मध्य भाग से निकलती है। उनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य का सा होता है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर या अंतस्वर कहा जाता है। ये कौन कौन से हैं, य, र, ल, व। बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, जब आप वीडियो देखोगे तो साथ के साथ उच्चारण भी करना है, य, र, ल और व। उष्म व्यंजन, उष्म का अर्थ होता है घर्षण। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु के घर्षण से मुख के अग्र भाग पर उष्मासी, उष्मासी मतलब उष्ण वायु, गर्म हवा आपको महसूस होती है, उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या क्या है, 4, श, श, स और ह। तीनों तो स आएंगे और एक ह आएगा। आगे है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन को और द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मतलब जो व्यंजन 2 वर्णों के योग से बने हैं, 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस श के योग से क्षय बना है, जय और गैस के योग से घय, ज्ञानी वाला जो घय है वह बना है, त और अ के योग से त्रय बना है, जैसे त्र से त्रिशूल आदि। अब है आपका अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है, जो ध्वनियाँ अयोग, अयोग मतलब योग रहित, जिनका कोई योग नहीं होता, होने पर भी अर्थ का ही वहन करती हैं, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। इनकी संख्या 3 है, अंग, अंगय, अय्य। जैसे आपको बोलते हैं ना अय्य, तो आप बोलते हो खाली। ठीक है, ये ना स्वर है ना व्यंजन है, इनकी संख्या कितनी है, 3। अब है आपके ये ध्वनियाँ ना तो स्वर हैं और न ही व्यंजन है, मैं आपको ये बता चुकी हूँ। अब है आपके पास अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब होता है बिंदी, डॉट का प्रयोग सिरोरेखा, सिरोरेखा मतलब सिर के ऊपर वाली रेखा किया जाता है। ठीक है, इसके उच्चारण में जो वायु होती है वह नासिका से निकलती है, जैसे मंद, पंखा, संचय, पंडित आदि। अब है अनुनासिका। अनुनासिका में क्या होता है, अनुनासिका यानी चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु का प्रयोग
बी, अनुस्वार की भांति शिरोरेखा के ऊपर ही किया जाता है, अर्थात वर्ण लिखने के बाद जो शब्द आप लिखते हो जैसे चांद, तो इसका प्रयोग भी आप उसके सिर के ऊपर करते हो। शिरोरेखा का मतलब होता है सिर के ऊपर वाली रेखा, मतलब जो ये लाइन होती है अपर लाइन, इसके ऊपर। विसर्ग आप समझते हो, विसर्ग का प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है, अतः, पुनः, प्रत्यय आदि। ठीक है। अनुनासिका आपको समझ आ गया है, चांद जिसमें मुख और नासिका दोनों से निकलती है। आगत ध्वनियाँ हैं जैसे डॉक्टर, तुम लिखते हो, ये कौन सी ध्वनियाँ होती हैं? आगत, जो ना स्वर हैं और ना ही जो ना तो स्वर हैं और ना ही आपकी ध्वनियाँ जो क्या हैं, व्यंजन हैं। इनको हम क्या कहते हैं? ये जो ध्वनियाँ हैं ना तो ये स्वर होती हैं और ना ही ये ध्वनियाँ व्यंजन होती हैं। अब है हमारा विसर्ग हो गया। नुक्ता क्या होता है? राष्ट्रभाषा हिंदी में उर्दू साहित्य के शब्दों की बहुलता है। ऐसे शब्दों में जिन शब्दों के नीचे डॉट लगी रहती है, तेज, जंजीर, जरा, नफरत, उसको नुक्ता कहते हैं। तो ये हमारा पाठ था। कल हम श्वास के प्रभावों, श्वास के आधार पर प्रयत्न के भेद, अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष वर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।